नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। आप देख रहे हैं आईटीवी नेटवर्क। आज आईटीवी नेटवर्क पर किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे साथ लाइव मौजूद रहेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटीवी नेटवर्क पर। सर, ये आज इंटरव्यू खास इसलिए है कि मेरे पास सवालों की वो लिस्ट है जो आम लोग आपसे जानना चाहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए वो आपसे नीचे पूछते हो, जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है तो वो नीचे लिखते रहते हैं, तो मैं तो आपसे सवाल पूछ ही लेता हूं कई बार, लेकिन आज आम लोगों के सवाल हैं हमारे पास जिनका जवाब आपको देना है, ताकि आम लोगों को ये पता चल पाए कि किसानों के मुद्दे पर आपकी सोच क्या है, किसानों के मुद्दे पर पंजाब में एक बड़े दल की सोच क्या है, और किसानों के मुद्दे पर अपने संगठन को बढ़ाने वाले दल की सोच क्या है। सब पहला सवाल यह है कि 26 जनवरी किसान ये कह रहे हैं कि वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, आपकी इस पे सोच क्या है? मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जिद पे अड़ गई है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। पहले तो एक तरह से समझने की कोशिश करें कि किसान सिंघू बॉर्डर पे इतनी ठंड में क्यों बैठे हैं। उनको कोई शौक नहीं है। 100 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। 55 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। जब हम अपने घरों में रजाई के अंदर दुपक के बैठते हैं और इतनी ठंड लगती है, तो आप सोचो कि खुले आसमान में 2 डिग्री 3 डिग्री के ऊपर सड़क के ऊपर वो क्यों बैठे हैं। उनकी अस्तित्व की लड़ाई है किसानों की। अभी तक जितनी सरकारें आई 70 साल में, सबने उनको धोखा दिया। किसान शोषित होता रहा, किसान धोखा खाता रहा। 3 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं पिछले 25 साल में। लेकिन इस बार ये जो तीनों कानून लेके आई है सरकार, इन तीनों कानूनों से किसान की जो बची खुची खेती है वो भी चली जाएगी। किसानों के पास कुछ नहीं बचेगा। तो अब अगर किसान सड़क पे नहीं उतरा तो किसान को लग रहा है कि मेरा सब कुछ लुट जाएगा, इसीलिए किसान वहां बैठा है। किसान कह रहा है तीनों कानून वापस लो। सरकार इन कानूनों का एक भी फायदा नहीं बता पा रही। तो सरकार जिद पे अड़ी हुई है, क्योंकि सरकार शायद उन 2-4 पूंजीपतियों को कुछ कमिट कर चुकी है। क्या कमिटमेंट है हमें नहीं पता, क्या मजबूरी है सरकार की हमें नहीं पता। लेकिन सरकार उन पूंजीपतियों को यह नहीं कह पा रही कि भाई हमारे देश के करोड़ों किसान सड़कों पे है, अब हम तुम्हारी बात नहीं मानते। सरकार उन पूंजीपतियों को कह दे कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हमारे किसान दुखी हैं। क्यों नहीं कह पा रही सरकार? अरविंद जी, जहां आप ये बात कह रहे हैं कि सरकार किसानों को ये नहीं समझा पा रही कि इस बिल के फायदे क्या हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सामने आ चुके हैं। मैं आपको बताता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से निजी निवेश बढ़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उससे किसान की जमीन नहीं जाएगी, लेकिन निजी निवेश आएगा, किसान को खर्चा करने के लिए खेती पर पैसा मिलेगा, जिसका फायदा उसे बाद में फसल के दौरान मिलेगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि ज्यादा एक करके बता। जी। निजी निवेश बढ़ेगा मतलब कुछ पूंजीपति आएंगे, यही तो कह रहे हैं वो। इसको अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो कि कुछ कॉरपोरेट घराने आएंगे, कुछ 2-4 पूंजीपति आएंगे और वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं खेती में। तो किसानों की किसानी तो जाएगी, तभी तो वो आएंगे। नहीं, तो इसका मतलब इस पूरे कानूनों का फायदा उन 2-4 पूंजीपतियों को है। किसानों की खेती खत्म करके उन 2-4 पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून है। इससे तो यही निकलता है। दूसरा पढ़िए। ज्यादा विकल्प मिलेंगे, अवसर के मौके मिलेंगे, किसान छोटे छोटे संघ बनाएंगे, जिससे कि वो बाजार में जो बिचौलिए हैं उन्हें खत्म कर अपनी खेती, अपनी फसल सीधा कंपनी को दे पाएंगे। उससे उन्हें फायदा होगा, बिचौलिए का पैसा उन्हें बच जाएगा, किसानों को बच जाएगा। कंपनी को दे पाएंगे, यही कह रहे हैं ये लोग। जी हाँ, तो वो कंपनियां अब बिचौलिया बनेंगी। वो कह रहे हैं बाकी सारे जो आड़ती थे, जो किसान और आड़ती मिलके इस सिस्टम का हिस्सा थे, सबको खत्म करके अब 2-4 इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे, वो बिचौलिए बनेंगे। अब तो ये कानून उन्हीं के लिए बनाया गया है। और पढ़िए अरविंद जी, इस पे हमारी एक रिसर्च भी है। जैसे कि बाजार में हम अगर बात करें, जब किसान गेहूं बेचता है तो उसे करीब 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसे मिलते हैं, लेकिन वही थोक बाजार में जाके 30 रुपए हो जाता है। और वहीं जब डिपार्टमेंट स्टोर पे उसका आटा बन जाता है तो वो 60 रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसी बाजरा के साथ है, 17 रुपए में किसान के पास जाता है, 80 रुपए में डिपार्टमेंट स्टोर पे पहुंच जाता है। ज्वार, जौ, इन सबके साथ वही रेट है। अगर
थोक बाजार के अंदर जो बिचौलिए उनसे पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं, वो खत्म हो जाए तो आप नहीं मानते कि इसका फायदा किसान को होगा, आप मानते हैं कि इसका फायदा व्यापारियों को होगा? इसको सिंपल भाषा में समझाओ ना। किसान आज सरकारी मंडी में जाता है, सरकारी मंडी में जाके अपना माल बेचता है। हरियाणा में और पंजाब में सरकारी मंडी में इस टाइम कनक की एमएसपी 1850 है। बिहार में मंडी नहीं है। बिहार में उन्होंने मंडी पहले ही खत्म कर दी थी। बिहार में मंडी नहीं है तो वहां का किसान 800 रुपए पे अपनी कनक बेच रहा है। तो आपके हिसाब से तो वहां बिचौलिए नहीं है, आपके हिसाब से तो बिचौलिए मंडी में ही है। तो अगर वहां पे 800 रुपए में कनक बिक रही है तो मैं केंद्र सरकार से पूरे विनम्र निवेदन करके पूछना चाहता हूं कि आप बिहार के और उत्तर प्रदेश के किसानों को बता दो कि वो देश में कहां जाके अपनी फसल बेचें जिससे उनको 800 रुपए से या 1850 रुपए से ज्यादा दाम मिल जाए। जहां जहां मंडी नहीं है वहां वहां किसान का शोषण हो रहा है। वहां किसान मंडी के बाहर एमएसपी से आधे दाम में बेचने को मजबूर हो रहा है। जो ये कह रहे हैं कि किसान देश में कहीं भी बेच पाएगा, कहां बेच पाएगा? बताओ तो सही, कहां बेचे? मंडी के बाहर कौन सी जगह है पूरे देश के अंदर जहां पे 1850 रुपए में ज्यादा मिल रहा है? अगर आप मंडी एक तरह से किसान को एक सिक्योरिटी देती है, सेफ्टी देती है, जहां पे एमएसपी, सरकार की जो एमएसपी है वो सेफ्टी देती है। अगर सरकार ने अपनी एमएसपी विड्रॉ कर ली, किसान तो खत्म हो जाएगा। अरविंद जी, यदि आपकी बात को समझें तो आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार में जहां मंडी नहीं है वहां किसानों को नुकसान हो रहा है, लेकिन जब हम आंदोलन को देखते हैं तो यहां ज्यादा किसान पंजाब या हरियाणा के दिखते हैं। उनको ये लगता है कि जो हाल वहां पे है वो हमारा भी हो जाएगा, लेकिन वहां पे ऑलरेडी है। ये तो विरोध का अच्छा मौका है ना कि अगर बिहार के भी किसान खड़े हो जाएं, यूपी के ऑलरेडी खड़े हैं, नुकसान हो रहा है। आप इस बात पे मत जाइए कि कितने किसान देश भर से सिंगू बॉर्डर पहुंचे। हरियाणा और पंजाब पास था इसलिए ज्यादा लोग आ गए, उत्तर प्रदेश पास था इसलिए वहां से ज्यादा लोग आ गए। जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जिले जिले के अंदर देश भर में किसान जो है वो सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं। कई सबकी इतनी वो नहीं है कि दिल्ली पहुंच सकें, लेकिन पूरे देश के अंदर भाई अगर बिहार का, उत्तर प्रदेश का किसान भी देख तो रहा है कि अगर ये आंदोलन सक्सेसफुल हो गया तो हमें भी एमएसपी मिलनी चालू हो जाएगी। फायदा तो बिहार वाले को भी होगा, तमिलनाडु वाले को भी होगा, कर्नाटक वाले को भी होगा कि 23 की 23 फसलें अगर एमएसपी के ऊपर उठनी चालू हो गई तो सबको फायदा होगा। तो सब इसके साथ हैं, पहुंच नहीं पा रहे अलग अलग कारणों की वजह से। अरविंद जी, लेकिन सरकार जिस तरीके से बातचीत कर रही है, आज 10वें दौर की बातचीत होनी है सरकार के बीच में, सरकार तो किसानों को एक खिलाफ ऑफर दे ही रही है कि वो एक एक बिंदु पर कानून के बात करने के लिए तैयार है। अगर उनमें कोई भी दिक्कत है जो किसानों को लगती है, क्योंकि हम तो शुरू से ही जय जवान जय किसान के साथ चले, अगर उसमें कोई भी दिक्कत लगती है तो सरकार तो उन्हें हटाने के लिए तैयार है। फिर बिल खत्म करने की बात पर ही अगर उस बिल के अंदर सारी का प्रावधान जितने हैं वो गड़बड़ हैं तो बिल में बचा क्या? सरकार का खुद का मैंने सुना था, स्टेटमेंट आया था कि जी ये मिठाई का डब्बा है, इसको हमने खाली कर दिया, अब आप अपनी मिठाई डाल दो। तो सरकार डिब्बे से क्यों चिपकी पड़ी है? डिब्बा भी उठा के फेंक दो, नया डिब्बा ले आएंगे। यही कह रही है सरकार भाई, वो कह रही है सारे प्रावधान हटा दो किसान, और फिर तो बिल में बचेगा क्या? वही किसान कह रहे हैं जब बिल में कुछ बचा ही नहीं तो बिल से चिपके क्यों हुए हो? किसान ये कह रहे हैं कि तीनों कानून खत्म करो और एमएसपी का बिल लाओ। पुलकित, अगर एमएसपी का बिल आ गया और एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से तय हो गई, स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है कि जितनी लागत आती है उस पर 50% प्रॉफिट करके एमएसपी तय होनी चाहिए जी। मैं आपको बता रहा हूं, आजाद भारत का 70 साल का ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। अगर ये एमएसपी का कानून जो अभी किसान मांग रहे हैं ये आ गया कि 23 की 23 फसलें स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक तय एमएसपी पे सरकार खरीदे, हमारे देश के किसान की जेब में पैसा जाएगा, वो कर्ज लेना बंद कर देगा, आत्महत्या करना बंद कर देगा और किसानों के बीच में खुशहाली आएगी। कुछ लोगों ने ये भी सवाल पूछे हैं कि किसान की जो आमदनी है आपके हिसाब से किस तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि आप पंजाब में भी बड़ा दल है। इसी से बढ़ेगी। ये जो एमएसपी की डिमांड है ना किसानों की, ये एक तरह से फाउंडेशन है, नींव है, ये असली रिफॉर्म है। मेरे से कई लोग पूछते हैं रिफॉर्म क्या होना चाहिए, और बहुत सारी थ्योरी हो सकती है रिफॉर्म की। स्वामीनाथन रिपोर्ट ने कई रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं, वो सारे होने चाहिए, लेकिन ये अगर एक रिफॉर्म आ गया, ये चाबी है।
अगर किसान को एमएसपी पे सारी फसल बेचने का अधिकार मिल गया, उसकी जेब में पैसा जाएगा, किसान खुशहाल होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जरूरत क्या पड़ेगी फिर? अगर एमएसपी आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जरूरत क्या यानी है? कि सरकार अगर कोई आदमी किसी किसान को कहे कि इससे ज्यादा मैं दूंगा तेरे को, जी सरकार ने बेसलाइन तय कर दी, जी। सरकार ने कहा भाई तुमको 1850 देंगे। कोई आता है दिलदार आदमी कहता है मैं 3000 रुपये दूंगा, किसान को कहता है तू मेरा, किसान अपने आप कर लेगा। लेकिन जो किसान अपनी एमएसपी पे बेचना चाहे वो मंडी में जाके सरकार को अपनी फसल एमएसपी पे बेच सके, इस बात की गारंटी किसान को चाहिए। जो लोग खेती से जुड़े हुए नहीं है वो शायद अरविंद केजरीवाल की बात ना समझ रहे हो, तो मैं आपको साधारण शब्दों में बता दूं। सरकार लगातार ये कह रही है कि पिछली एमएसपी जारी रहेगी, यानी कि अभी तक क्या होता था कि सरकार करीब 22-23 फसलों पर कुछ राज्यों में करीब 6% किसानों को ही एमएसपी पर सामान उनका लेती थी, 6% उसकी रेंज है। लेकिन किसान जो एमएसपी बिल पर लगातार अड़े हुए हैं, उनका कहना यह है कि हमारी जितनी भी फसल हो उसका एक लाइन तय हो जाए और उसी पर ही चाहे सरकार चाहे प्राइवेट कंपनी वो उसी लाइन पर पैसे ले, उससे नीचे पे ना ले। ये सीधी और सिंपल बात है। शायद बहुत लोगों को एमएसपी बिल में कंफ्यूजन रहता है। अरविंद जी, लेकिन एक चीज और है, ठीक है, ये आपने एमएसपी और तमाम कृषि बिल के बारे में बता दिया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, आप भी, मुझे याद है एक बार रेल भवन के पास बैठ गए थे, 20 जनवरी का दिन था, आपने कहा था कि मैं गणतंत्र दिवस में शामिल होऊंगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मेरे देश का गणतंत्र दिवस है, मेरा भी स्वाभिमान है। लेकिन आप हट गए थे, उस समय बहुत सारी स्थितियां थी। अब किसान भी यही बात कह रहे हैं कि 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। सेना जहां अपना शौर्य दिखाती है, दूसरे देश हमें देखते हैं। हालांकि हम जय जवान जय किसान के देश हैं, लेकिन सिक्योरिटी एंगल बहुत है। एनआईए जांच, एनआईए की बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। इसके अलावा खालिस्तान एंगल भी, बहुत सारी तस्वीरें ऐसे भी आई हैं। सिख फॉर जस्टिस संगठन का इन्वेस्टमेंट है, ये भी बात सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से गई। इन तमाम चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि किसानों को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को लेकर क्या फैसला लेना चाहिए, ट्रैक्टर मार्च को लेकर? सरकार को गणतंत्र दिवस को लेकर क्या फैसला लेना चाहिए, सरकार को सोचना है। आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो सरकार उन पूंजीपतियों के सामने बेबस है। इस वजह से सरकार जिद पे अड़ी हुई है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। वो पूंजीपति सरकार को वापस नहीं लेने दे रहे तीनों कानून। मेरा सरकार से अपील है कि ऐसी स्थिति पैदा ना होने दें। जो स्थिति ऐसे लग रहा है कि पैदा, वैसे तो किसानों ने कहा है कि पूरा शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। अभी तक ये आंदोलन बहुत ही अच्छे तरीके से चला है, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, कहीं कोई गलत चीज़ नहीं हुई। और इतने लाख किसान वहाँ बैठे हैं, 55 दिन से बैठे हैं, अपने ऊपर ठंड बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल गांधी जी के अहिंसात्मक तरीके से किसान आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसा आप कह रहे हो कि कोई भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसे में मेरी केंद्र सरकार से अपील है, भाई जब आप खुद ही कह रहे हो कि मिठाई का डिब्बा हम खाली कर रहे हैं, आप अपनी मिठाई डाल लो, तो डिब्बे को भी उठा के फेंक दो और किसानों की बात मान लो। हिंसा तो हुई, हरियाणा में हुई, मनोहर लाल खट्टर जब उतरना चाह रहे थे, सरकार ने की हिंसा। सरकार ने जगह जगह उनके ऊपर बौछारें की, सरकार ने उनको सड़क तोड़ दी उनको दिल्ली पहुंचने के लिए, सरकार ने डंडे चलाए, सरकार ने सब तरह की हिंसा की। लेकिन जो किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं उन लोगों ने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अभी बर्ताव किया है। लेकिन तस्वीर तो वो भी अच्छी नहीं थी ना अरविंद जी, जहां एक मुख्यमंत्री बातचीत के लिए जा रहे हैं, उनका हेलीपैड उखाड़ देना, उन्हें उतरने ना देना, उन्हें वापस लौटना, तस्वीरें तो वो भी दुख पहुंचाती। इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए। आप ये सोच के देखो कि इतने बड़ा आंदोलन ऐसे ही नहीं बनता। इतना बड़ा आंदोलन बनता है जब मांग और उसका कॉज जस्टिफाई होता है, मतलब सही होता है। जब जनता को, सारे देश में जनता को लगता है हाँ ये किसान बात तो सही कह रहे हैं यार, इनके साथ हो तो ज्यादती रही है यार, तब फिर आदमी अपने घर से निकलता है। अन्ना आंदोलन जब हुआ था, अन्ना आंदोलन इतना बड़ा क्यों बना? क्योंकि अन्ना जी जो कह रहे थे वो लोगों के दिल को छू रहा था। अन्ना जी कह रहे थे भ्रष्टाचार बहुत हो गया, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाओ। हर आदमी को दिल को छुआ। अगर अन्ना जी उस टाइम कोई ऐसी डिमांड करते जो कि लोगों को लगता है यार बड़े गलत बात है ये तो लोग आते ही नहीं। अब किसान जो मांग कर रहे हैं वो सबको छू रही है, सब उसके साथ हैं। तो जब सारा देश उसके साथ है तो हम तो जनतंत्र में रहते हैं ना।
जनता की बात ही अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर सरकार जनता की कैसे हुई, फिर जनतंत्र कैसा हुआ? अरविंद, आप इस आंदोलन को अपने आंदोलन से कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें बीच में आई, आपका आंदोलन भी मैंने कवर किया है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आती थी कि कोई हिंसा ना हो जाए, ऐसे लोग आ गए आंदोलन में, बहुत सारी चीजें आती थी। उस आंदोलन से किसान आंदोलन को भी आप जोड़ते हैं क्या, कि कुछ हर आंदोलन अलग होता है, हर आंदोलन के मुद्दे अलग होते हैं, हर आंदोलन का तरीका अलग होता है। बस एक चीज होती है कि जब आंदोलन बहुत बड़ा बनता है तो इसका मतलब उसकी जो मांग है और उसका जो कॉज है उससे सब लोग वाकिफ होते हैं, कि सब लोग एसोसिएट करते हैं उस कॉज से। एक आंदोलन संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, पूरा देश जुड़ा था, वो एक अलग आंदोलन था। एक अन्ना जी ने किया, अन्ना जी के आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ था, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन, अन्ना जी उसके लीडर थे। एक अब है आंदोलन किसानों का, मैं समझता हूँ आज़ाद भारत का किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन अभी चल रहा है। इसमें कोई नेतृत्व नहीं है, इसमें कई सारे किसान गुट हैं, जत्थेबंदियां हैं, जिनके लीडर जो हैं वो एक जॉइंट लीडरशिप दे रहे हैं। इसमें पंजाब के किसानों ने इसकी एक तरह से अगुवाई की है, आवाज़ उठाई है, पूरा देश जुड़ता जा रहा है इसके साथ। तो हर आंदोलन अलग होता है, मांग अलग होती है, लेकिन एक चीज़ और है, ये आंदोलन अभी केवल किसानों का नहीं है। मैं आपके सारे दर्शकों को ये बता दूं कि आपका भी है, क्योंकि इन कानूनों के अंदर लिखा है कि हर साल अगर महंगाई डबल हो जाएगी तो उसको ठीक माना जाएगा, उतना अलाउ है। इस आंदोलन के अंदर लिखा है कि अगर चीज़ों के दाम डबल हो गए तो वो अलाउ कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब आज अगर आपको बाजार में 10 रुपये किलो गेहूं मिल रही है तो 4 साल बाद वो 160 रुपये मिलेगी। 160 रुपये किलो गेहूं खरीद सकते हो आप। महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी इन कानूनों की वजह से, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो सब लोग जुड़ो इस आंदोलन के साथ, किसान आपकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लेकिन जहां सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठन जुड़ेंगे तो उससे तो दिक्कत होगी ना अरविंद जी। अगर कोई किसान खुद बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारे वॉलंटियर्स इनके बीच में घूम घूम के अगर कोई गलत वो हैं, हम उनको खुद ही अलग कर रहे हैं। अगर कोई एक आध बीच में कोई है, ऐसा ग्रुप है, कोई अगर इंडिविजुअल है, तो किसान का, सरकार का काम है, सरकार उसके ऊपर जो भी उसको कार्रवाई करनी है करे। लेकिन किसानों के नेताओं को, जो किसानों को समर्थन कर रहे हैं, वहां पे लंगर लगा रहे हैं, उनको एनआईए के नोटिस भेजना और पूरे आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन, आतंकवादी, किसानों को आतंकवादी बोलना, किसानों को खालिस्तानी बोलना, किसानों को पाकिस्तान का एजेंट, चाइना का एजेंट, देशद्रोही बोलना, ये सही नहीं है। नहीं, लेकिन एनआईए नोटिस भेज के जांच तो करेगी ना, आप पूछेगी कि किन लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। जो किसान आंदोलन के नेता हैं उन लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो इसका मतलब नीयत में तो खोट है। सरकार कह रही है कि करीब 40 लोगों को जो नोटिस गए हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ाव है जिसका इन्वेस्टिगेशन करना है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गई। सरकार कहाँ थी? अभी तक सरकार कहाँ थी? अगर ये जितने भी 40, 50, 100, 200 जिन लोगों को ये कह रही है, ये तो इसी देश में रह रहे थे, तो ये सारी एजेंसियां सो रही थी क्या अभी तक? अब जब आंदोलन शुरू हो गया तो इनको नोटिस याद आ गए। अब जब आंदोलन शुरू हो गया तो इनको किसान देशद्रोही नजर आने लग गए। तो नीयत में तो खोट है। यही कांग्रेस किया करती थी हमारे टाइम में। मेरे को इतने नोटिस मिले, प्रशांत भूषण को के खिलाफ केस दर्ज हुए थे, आपको याद होगा, जब हम जंतर मंतर पे बैठे थे, शांति भूषण जी, जस्टिस संतोष हेगड़े को नहीं छोड़ा उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने। आज वही काम बीजेपी वाले कर रहे हैं इनके साथ। जो भी आंदोलन होता है और जो भी सरकार होती है, एक ही काम होता है, वो सरकार उस आंदोलन के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करती है। वो यहाँ हो रहा है। लेकिन भिंडरावाले के पोस्टर सिंधु बॉर्डर पे दिखाई दिए, उनकी तस्वीरें। इशू वो है क्या? इशू क्या है? इशू है कि किसानों के तीनों कानून रद्द करो और एमएसपी के दो। कभी कहेंगे ये, कभी कहेंगे वो, कभी मुद्दे पे आओ ना। मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे? सारे किसान वहां पे किस लिए बैठे हैं? उस मुद्दे की बात करो। सारे घर चले जाएंगे। तुमने बिठा रखे हैं, तुम जिद पकड़े हुए हो, तुमने सेटिंग कर रखी है कुछ पूंजीपतियों के साथ, और अब कभी कहेंगे ये उसकी फोटो लगा रखी है, उसकी फोटो लगा रखी है, इसकी फलाने की फोटो लगा रखी है। ये मुद्दा थोड़ी है। आप चुनाव की की तैयारी कर रहे हैं पंजाब और यूपी में,
आपके मैनिफेस्टो में किसानों के लिए क्या जगह होगी, क्या चीजें आप उनसे वादा करके उतरेंगे? क्योंकि स्कूल और बिजली तो देख लिया, स्कूल बिजली पे आपके वादे भी देख लिए। इस आंदोलन वह हमारा हमेशा से मांग रही है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। इस आंदोलन के बाद उसकी क्या परिस्थिति होती है, क्या केंद्र सरकार एमएसपी का कानून मांगती है, राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है, इसके बाद बैठ के इसका सारा खाका तैयार करेंगे। ये आंदोलन जो है इस देश की और कई सारे राज्यों की राजनीति भी तय करने वाला है, उनके मुद्दे भी तय करने वाला है। तो यानी कि आने वाले दिनों में जय किसान मैनिफेस्टो में होता हुआ नजर आएगा? आना चाहिए। स्कूल मुद्दा चुनाव का बनना चाहिए। जिस दिन स्कूलों के ऊपर पार्टियां चुनाव जीतने और हारने लग गई, स्कूल ठीक हो जाएंगे। जिस दिन किसानी के ऊपर पार्टियां चुनाव जीतने और हारने लग गई, किसान आत्महत्या करनी बंद कर देंगे। अरविंद जी, मैनिफेस्टो की जब बात आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये आरोप लगाते हैं कि बहुत सारे विपक्षी दल इसमें अपना सियासी फायदा देख रहे हैं, उसमें वो कांग्रेस को भी निशाना लगाते हैं, जिसने अपने मैनिफेस्टो में खुद लिखा था कि एपीएमसी मंडी के एक्ट में बदलाव होगा। कल राहुल गांधी ने एक बुकलेट भी जारी की और केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। आप कांग्रेस की राजनीति को पंजाब और किसानों के लिए किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस वालों से पूछो, मैं कांग्रेस की राजनीति को कैसे जस्टिफाई करूं? कांग्रेस वालों से पूछो। लेकिन कांग्रेस पंजाब के अंदर कम से कम कैप्टन साहब का रवैया जो है वो साफ नहीं रहा अभी तक। वजह? इस कानून को ड्राफ्ट किसने किया था? ये तीनों कानून जो हैं किसने ड्राफ्ट किए थे? पता होगा आपको। प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें जिसमें 7 या 8 मुख्यमंत्री थे। ये कमेटी जुलाई 2019 में बनाई गई। उन 7 या 8 मुख्यमंत्रियों में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे। उस कमेटी की एक मीटिंग जुलाई में हुई 2019, एक मीटिंग अगस्त में, और आखिरी मीटिंग 3 सितंबर 2019 को हुई। उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे। उस कमेटी ने ये तीनों कानून ड्राफ्ट किए। 3 सितंबर को जब आखिरी मीटिंग हुई, उसमें इन तीनों कानूनों को पास किया। कैप्टन साहब ने बाहर निकल के क्यों नहीं बताया देश को कि खतरनाक कानून बन रहे हैं? कैप्टन साहब ने कमेटी के अंदर बैठ के इन तीनों कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया? उसमें तो उन्होंने पास कर दिए तीनों कानून, केंद्र सरकार के साथ बैठे थे। तो अब जनता तो पूछेगी, कैप्टन साहब उस टाइम कहाँ थे आप? अभी कैप्टन साहब दिल्ली आए जब किसानों का आंदोलन चल रहा था। किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, पंजाब के हजारों किसान बॉर्डर पे बैठे हैं। वो दिल्ली में आए, अमित शाह जी से मिले और चले गए। अमित शाह जी से किस लिए मिलने आए थे? क्योंकि अभी उनके बेटे का ईडी में नोटिस आने लग गया, उनके बेटे को। तो कुछ तो सेटिंग करने आए होंगे, जनता कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा। और बॉर्डर पे पंजाब के किसान बैठे हैं, 1 मिनट गाड़ी घुमा के बॉर्डर पे भी ले जाते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, भाई सही सलामत हो, सब कुछ ठीक है। आपका कहने का मतलब है अमित शाह से मिलने के बाद उन्हें किसानों से मिलना जाना चाहिए। जाना, मैं 2 बार जा चुका जी। उनकी सारी व्यवस्था का जायजा लेने, वो नहीं जा सकते थे। अरविंद जी, बस आखिरी 2 सवाल मैं पूछ लेता हूं। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि वैक्सीन लेने के लिए संख्या बहुत कम है। यानी कि जो टारगेट रखा जाता है, पहले 8100 रखा गया था, जहां मात्र 4000 पहुंचा। और कल मैं देख रहा था कि करीब 10,000 के आसपास रखा, जहां करीब 5000 के आसपास पहुंचा। और केस भी कोरोना के देखें तो कम होते जा रहे हैं। कल 300 से भी कम केस थे दिल्ली के अंदर। तो क्या लग रहा है कि लोग वैक्सीनेशन से बच रहे हैं? एक इनिशियल घबराहट है लोगों के अंदर, गलतफहमियां बहुत ज़्यादा फैल गई है वैक्सीन के बारे में। मैं आपके चैनल के जरिए लोगों को कहना चाहूँगा कि आपको एक्सपर्ट्स ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि वैक्सीन का कोई भी गलत वो नहीं है, नुकसान नहीं है। तो सब लोग आगे आके इसको लगवाएं। अभी जैसे हर रोज़ लिस्ट बनती है लोगों की कि आज इन लोगों को लगाना है, उनको SMS जाते हैं, उनको इन्फॉर्म किया, लोग लगवाने नहीं आ रहे। बहुत कम लोग लगवाने आ रहे हैं। 100 लोगों की लिस्ट है तो मुश्किल से 25-30 लगवाने आते हैं। तो वो इनिशियल हिचकिचाहट है। मैं फिर से अपील करना चाहूंगा कि सब लोग आएं और हिचकिचाएं ना। चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर यह साफ किया कि क्यों किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्यों किसानों को सरकार की बात समझ में नहीं आ रही और सरकार को क्यों ये बात माननी चाहिए। साथ ही ये भी कि MSP का बिल किसानों के लिए क्यों जरूरी है। बाकी देखते रहिए खबरों के लिए ITV नेटवर्क को।